नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इकाई 8 पे बात कर रहे हैं एनटीए नेट जेआरएफ में, जो महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न प्रबल रूप से बनते हैं। हर एक जो परीक्षा होती है वहाँ पे हमें इस तरह से प्रश्न अवश्य मिलते हैं। उसके बाद भी जो स्पेशलाइजेशन किया गया है, जो विशेषीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पे जो नाटक है वो बहुत महत्वपूर्ण, जो चयनित नाटक है उन सूचियों में स्कंदगुप्त भी एक महत्वपूर्ण नाम आता है। प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटककार हैं और उनका ऐतिहासिक नाटककारों में दो नाटक जो सर्वप्रसिद्ध हैं, सर्वप्रचलित हैं, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। आपके पाठ्यक्रम में दोनों ही हैं। हम सबसे पहले 1928 में रचे गए इस नाटक की चर्चा करते हैं और इस नाटक से बने हुए जो प्रश्न हैं, जिनको हमने एक एक लाइन के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से उन प्रश्नों को रखा है। यहाँ पे हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अपेक्षा कुछ डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों को भी रखा है, तो उस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। लेकिन जो भी संभावनाएं परीक्षाओं में हैं, संभावित प्रश्नों की जो सूची है वो आपके लिए बेहतर रहेगी। तो मित्रों, एनटीए नेट जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी, इन सभी के लिए जो हमारा ये सीरीज है, इसके लिए आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभात मिश्रा, गुरुचला एकेडमी में। प्रारंभ करते हैं आज इस नाटक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद। पात्रों की सबसे पहले तो पात्रों की चर्चा होती है। तो इसमें जो पात्र हैं वो स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग कुमारदास, जिनको धातुसेन भी कहा गया, पुरुगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, खिंगिल, मुदगल, प्रख्यात, कीर्ति। तो इस प्रकार से जितने भी पात्र हैं सब ऐतिहासिक परिदृश्य को देखे जाएं तो बिल्कुल सटीक हैं। इसके अतिरिक्त स्त्री पात्र भी हैं। अब एक जो महत्वपूर्ण बात है प्रसाद जी के नाटकों की, उसका हम विशेषीकरण कर देते हैं कि जिस समय 1928-30 के आसपास में जिस समय प्रसाद जी नाटक लिख रहे थे, तो उसके साथ साथ एक गांधी युग भी चल रहा था। 1918-1920 से प्रसाद जी का लेखन तो 1910 से प्रारंभ हो जाता है। सज्जन से वह प्रारंभ करते हैं नाटक लिखने की परंपरा, लेकिन गांधी युग भी प्रारंभ हो रहा था। भारत में स्त्री सामंजस्य भी हो रहा था, यानी स्त्रियां बढ़ चढ़ के भाग ले रही थी। स्वतंत्रता की स्वाद चखने के लिए और क्रांति करने के लिए दोनों ही रूपों में स्त्रियां आगे आ रही थीं और उनका पुरजोर समर्थन भी किया जा रहा था। देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा और मालिनी, इन सभी पात्रों के माध्यम से उन्होंने इस प्रकार की एक क्रांति की उद्भावना भी की और अपने नाटकों के माध्यम से स्त्रियों की स्त्री स्थिति को कैसे और विशिष्ट बनाया जाए, यह प्रयास भी किया। आगे बात करेंगे हम पात्र विभाजन के रूप में, किस प्रकार से इसमें पात्र विभाजन किया गया है। बहुत ही विशिष्ट कोटि का नाटक है और बड़े ध्यानपूर्वक, बहुत ही मगन होकर के इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का, भारतीय ऐतिहासिकता का विवरण करने का काम प्रसाद जी के द्वारा किया गया और उनकी काव्य कौशल की सभी अनुभूतियां हमें इन नाटकों में मिलेंगी, जो कि 1928 यानी लगभग 20 से 25 वर्ष का समय हो चुका था प्रसाद जी को लेखन में, इसलिए उनके कौशल का सबसे श्रेष्ठ भाग इसमें हमें देखने को मिलेगा। देखते हैं संपूर्ण स्कंदगुप्त नाटक में जितने भी पात्र आए हैं उन्हें मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहले देवता श्रेणी के पात्र, दानव श्रेणी के पात्र और मानव वृत्ति वाले पात्र। 3 पात्रों के देवता, दानव और मानव 3 प्रकार से बांटा गया। सबसे पहले देवता श्रेणी में आने वाले जो पात्र हैं, स्कंदगुप्त, देवसेना, बंधुवर्मा और पर्णदत्त आते हैं। और दानव प्रवृत्ति वाली जो पात्र श्रृंखला है उसमें भट्टार्क, अनंत देवी, प्रपंच बुद्धि, विजया को स्थान प्राप्त है। मानव वृत्ति वाले पात्रों में सर्वनाग और जयमाला के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो क्रमबद्ध रूप से हम जाने तो 3 प्रकार की शैलियों को रखा गया, जिसमें पात्रों की पहचान हम इस प्रकार से कर सकते हैं। बात करेंगे आगे। इसमें 5 अंक हैं तथा अध्यायों की योजना दृश्यों पर आधारित है। प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ अंक में 7 और तृतीय तथा पंचम अंक में 6 दृश्य हैं। प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ, तृतीय की चर्चा नहीं हो रही। 5 अंक हैं कुल, पहला, दूसरा और चौथा में 7 तथा तृतीय और 5वें में, पंचम में 6 दृश्य हैं। इस नाटक के विशेषताओं को रेखांकित करते हुए दशरथ ओझा, जिनका शोध
ग्रंथ ही उनका शोध यानी उनका पीएचडी का जो आधार है वो हिंदी नाटक साहित्य का विकास, उद्भव और विकास ही रहा है। स्कंदगुप्त नाटक के विषय में लिखते हैं कि स्कंदगुप्त नाटक के वस्तुविन्यास में प्रसाद की प्रतिभा सजीव हो उठी और उनकी नाट्यकला ने अपना अपूर्व कौशल भी दिखाया। इस नाटक में भारतीय और यूरोपीय दोनों नाट्य कलाओं का सहज समन्वय है। किसी भी प्रकार का उन्होंने विरोध नहीं किया, जो पाश्चात्य परंपरा है उसको भी धारण किया, यानी भारतीय और यूरोपीय दोनों ही नाट्य कलाओं को सामंजस्य से बिठा करके उसकी कुछ अच्छाइयों को इसमें धारण करके उन्होंने इस प्रकार के नाटकों को लिखा। इस प्रकार से यह दशरथ ओझा जी के द्वारा कहा गया कथन है। बात करेंगे हम प्रकाशन वर्ष, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 1928 से कई बार स्कंदगुप्त की कथावस्तु 33 दृश्यों में प्रस्तुत की गई। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ में 7 यानी 7 गुणे 3 21 दृश्य हो गए। तृतीय तथा पंचम में 6 हैं यानी 21 और 12 33 दृश्य हो गए। 33 बार दृश्य परिवर्तन करते हुए नाटक को दिखलाने में कितना समय लगेगा, इसका सहज ही अनुभव लगाया जा सकता है। अब देखिए, ये तो प्रसाद जी के नाटकों की एक विशेषता भी रही और कमी भी रही, और इस पर ही आक्षेप लगाते हुए लक्ष्मी नारायण मिश्र जी कहते हैं कि जो नाटक है वो रंगमंच के लिए होने चाहिए, यानी प्रसाद जी के जो नाटक हैं उन्होंने नाटकों के साथ अन्याय किया। उन्होंने ऐतिहासिकता उनकी जो उसमें रखी गई उस पर उन्होंने आक्षेप लगाया, और इसका प्रत्युत्तर देते हुए प्रसाद जी कहते हैं कि रंगमंच नाटक के लिए है, नाटक रंगमंच के लिए सिर्फ और सिर्फ रंगमंच के लिए नहीं है। क्योंकि इसका सीधा सीधा प्रभाव अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि नाटक पठनीय भी है, इसको पढ़ा भी जा सकता है और पढ़ करके भी वही रसास्वादन होता है जो देख करके होता है। इस पे कदापि उन्होंने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। इसका उन्होंने प्रभाव अपने नाटकों में रखा भी, जो आक्षेप लगाए गए, इसलिए उन्होंने अपनी उस मेधा का प्रदर्शन भी किया, जो कि 1933 ध्रुव स्वामिनी में सब कुछ बट करके आ जाता है। 3 अंकों की नाटक, बहुत ही शिल्प जो है बहुत ही उज्ज्वल है और मंचन के लिए सबसे योग्य नाटक रहा। चलिए आगे बात करते हैं। प्रसाद जी के स्कंदगुप्त की दृश्य योजना पारसी रंगमंच की दृश्य योजना से ही अधिक प्रभावित प्रतीत होती है। तो ये दृश्य योजना जो है उस पर भी जो पारसी प्रभाव रहा, यूरोपीय जो प्रभाव रहा वो रहा। स्कंदगुप्त में कुल 15 गीत हैं। ये गीतात्मकता, ये छायावादी विचारधारा, गीतों की प्रबलता, ये प्रसाद जी के नाटकों में सदैव रहा। जैसे अगर हम बात करें 15 गीत इसमें हैं, चंद्रगुप्त नाटक में भी कुछ ऐसे ही गीतों का सामंजस्य रखा गया। भाषा जो है बहुत ही संस्कृतनिष्ठ है, सामासिक शब्दावली का प्रयोग है जैसा कि उनकी सदैव भाषा के रूप में रही। नाटक के प्रत्येक अंक में कई दृश्यों में गीतों का विधान किया गया। सभी दृश्य कथानक के अनुकूल हैं। नाटक के प्रथम अंक में 7 दृश्य हैं, द्वितीय अंक में भी 7 दृश्यों का विधान है। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये एक पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा है। देवसेना, अब देखिए पात्रों की कुछ चर्चा तो अवश्य करनी ही चाहिए, क्योंकि जो पात्र हैं वो अपने आप में अहम है, प्रश्न यहाँ से ही बनते हैं। देवसेना जैसा पात्र जो है निश्चल, पावन और आदर्श प्रेमिका के रूप में रहा। उसके प्रेम में संपूर्ण रूप से समर्पण का भाव है, प्रतिदान की आकांक्षा नहीं है। वह अपना प्रणय मूल्य देकर नहीं खरीदना चाहती, सिर्फ और सिर्फ वह एक निश्चल भाव का जो प्रेम है वह करना चाहती। जब स्कंदगुप्त उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखता है तब देवसेना यह कहकर इनकार कर देती है कि मालव ने जो देश के लिए उत्सर्ग किया है उसका प्रतिदान लेकर मृत आत्मा का अपमान नहीं करने की। उस समय आप विजय का स्वप्न देखते थे, अब प्रतिदान लेकर मैं उस महत्व को कलंकित न करूंगी। और देखिए कितना एक विशिष्ट कोटि का जो समर्पण है हमें इस निश्चल भावना की जो पावन प्रेम है उसके अंतर्गत देखने को मिलता है, जो देवसेना जैसे पात्रों को रख करके सिर्फ और सिर्फ उन्होंने भारतीय इतिहास को न दोहराया, बल्कि भारतीय वर्तमान तथा कथित स्थितियों में स्त्री की क्या स्थिति है, स्त्री की क्या विशिष्टता है, उससे हमारी भारतीय संस्कृति को लहलहाने का काम कर रहे हैं हमारे महत्वपूर्ण नाटककार प्रसाद जी। महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से हम कुछ ऐसे प्रश्न रखेंगे जो वस्तुनिष्ठ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके माध्यम से हम नाटक को और उसके शिल्प को और परिभाषित करने का कार्य करेंगे। स्कंदगुप्त नाटक में चक्रपालित के अनुसार स्कंदगुप्त की उदासीनता का क्या कारण है। चक्रपालित कहते हैं कि नाटक के प्रारंभ में ही स्कंदगुप्त को उदास दिखाया गया। चक्रपालित जो स्कंदगुप्त का मित्र है वह उसकी उदासीनता का कारण जानता है। उसके अनुसार गुप्त कुल का अनिश्चित और अव्यवस्थित उत्तराधिकारी
नियम उसकी उदासी का कारण है। ये अनिश्चितता जो है, अव्यवस्थित जो स्थिति हैं, उनके उत्तराधिकारी जो स्थितियां हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया। मालव का दूत आक क्या सूचना देता है और सूचना देता है और सूचना जानकर स्कंदगुप्त पर क्या प्रतिक्रिया होती है। मालव का दूत अचानक आता है और यह सूचना देता है कि मालव के महाराज विश्वकर्मा का देहांत हो गया है और बंधुवर्मा ने सहायता के लिए सेना मांगी है। मालव के दूत से समाचार जानकर और विश्वकर्मा के देहांत से क्षुब्ध होकर स्कंदगुप्त तुरंत मालव की ओर चल पड़ता है। आगे बात करेंगे, थोड़ा सा इसमें यहाँ पे पॉइंट रहा। प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक में स्त्री पात्रों का हृदय किस प्रकार का चित्रित किया गया। अब ये तो मैं आपको देवसेना के पात्र किरदार के माध्यम से बता ही चुका हूं, लेकिन फिर भी एक और प्रयास करते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में अधिकांश स्त्री पात्रों को हृदय की विभूतियों से जोड़कर प्रस्तुत किया गया और उसके हृदय में भावप्रवणता, त्याग, सेवा, उदारता और विश्वास के साथ समर्पण को विशेष महत्व दिया गया। सभी नारी पात्र भावना में जीते हुए और समर्पण की शैली में वार्तालाप करते हुए दिखाई देते हैं। प्रमुख और अप्रमुख सभी नारी पात्रों में यह स्थिति देखी जा सकती है। तो इस प्रकार ये जो प्रस्फुटन है वो मैंने आपको पहले से ही इसका संकेत किया हुआ है। स्कंदगुप्त नाटक में कमला कौन है और नाटक के सबसे आदर्श नारी पात्र कौन है। स्कंदगुप्त नाटक में कमला जो है वो भट्टारक की माँ है, किंतु उसके हृदय में वात्सल्य की दुर्बलता नहीं है। स्नेहातिरेक में सामान्य कोटि की माताएं अपने पुत्रों का इष्ट और अनिष्ट विवेक पूर्वक न विचार कर उनके प्रत्येक कार्य का अनुमोदन करती हैं। स्कंदगुप्त नाटक का सर्वाधिक प्रभावी और आदर्श नारी पात्र देवसेना है। यह राज परिवार की विवाहिता युवती है, विश्वकर्मा की पुत्री है और जयमाला की ननद है, जो कि देवसेना के बारे में बताया गया, जो कि इसके केंद्रीय पात्र भी रहे। आगे बात करते हैं, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। उक्ति के बारे में हम कैसे बात करेंगे। उपर्युक्त उक्ति स्कंदगुप्त नाटक में मातृगुप्त द्वारा कही गई, जिसमें उन्होंने कहा कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है। मातृगुप्त कवि है और कश्मीर का शासक भी है। वह कविता करने को साधारण कर्म न मानकर अनेक प्रकार के पुण्यों का परिणाम मानता है। मातृगुप्त की यह उक्ति नाटक के प्रथम अंक के तीसरे दृश्य में आई। मातृगुप्त मन ही मन अपने आप को इसलिए सौभाग्यशाली मानते हैं कि वे कवि हैं। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि जैसी उक्तियां कर्म को सर्वोपरि और श्रेष्ठ मानकर चलने वाले कवियों के बारे में बतलाती हैं। स्कंदगुप्त नाटक का सर्वनाग किस प्रकार का पात्र है। अब देखिए, पात्र की विशेषता क्या है, उस पर हम यहाँ पे थोड़ी सी परिचर्चा करेंगे, बात करेंगे। स्कंदगुप्त नाटक में आया सर्वनाग मानव वृत्ति से युक्त पात्र है। वह एक ऐसा पात्र है जिसमें मानवोचित विशेषताएं हैं। वह व्यवहार कुशल भी है, किंतु वह मानव के दुर्बलताओं का शिकार भी रहा। तो सर्वनाग की मानव वृत्ति के बारे में बताया गया। वह मानवोचित विशेषताओं से धारण करने वाला व्यवहार कुशल व्यक्ति के रूप में रहता है। अब भट्टारक के बारे में चर्चा करते हैं। यह दानव वृत्ति के पात्रों में स्थान पा रहा है। वह महत्वाकांक्षी पात्र है। यही कारण है कि वह अनंत देवी के साथ षड्यंत्र में शामिल होकर राष्ट्रघाती प्रवृत्तियों का संचालन भी करता है। ऐसी दानवीय प्रवृत्तियों के साथ भारत की ऐतिहासिकता को प्रस्फुटित करने वाले इन नाटककारों में जयशंकर प्रसाद का श्रेष्ठ स्थान है। तो मित्रों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब सभी माध्यमों से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रभात मिश्रा, हमारे चैनल गुरु चेला एकेडमी सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। संपर्क सूत्र सामने लिखा हुआ है। एक नया बैच अनाउंस हो रहा है, टीजीटी पीजीटी, जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की वैकेंसी आई हुई है। एलटी डीएसएसबी जो परीक्षा होने वाली है। इसके इतर अगर हम बात करें तो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर और उत्तर प्रदेश की आने वाली संभावित असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए अलग अलग बैचेस आपको मिलेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, नए नए बैचों को ज्वाइन करने के लिए संपर्क सूत्र सामने लिखा हुआ है, आप हमें संपर्क करें। हम आपको उसकी जानकारी उपलब्ध कराएंगे और आपको एक बेहतर विश्लेषण भी उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल में बने रहने के लिए। तो मित्रों, आप अपने फेसबुक टाइमलाइन, व्हाट्सएप टाइमलाइन, इंस्टाग्राम टाइमलाइन सभी माध्यमों से हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।